हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, जबरदस्त। मैं भी मस्त और मैं भी जबरदस्त। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 11th की मैथमेटिक्स। अब सबसे पहली चीज ये कि मैं ये जो क्लास 11th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये खासकर उन स्टूडेंटों को ध्यान में रख करके कर रहा हूँ जो मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं, वीक हैं, या जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है। और उन बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं कि हम मैथ्स में बहुत ज़्यादा डीप ना घुसे, एक एक चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से ना जाने, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं मैथ्स को पढ़ लूँ, समझ लूँ, जान लूँ और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर और लगभग जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे ठीक ठाक तरीके से कवर कर लूँ विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल में बिना जाए। तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज है। इसमें जितनी भी चीजें होंगी सब कुछ बिल्कुल तरीके से और सिस्टमैटिक मैनर में होंगी। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं, वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस चैप्टर की। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। क्या आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार सोचो बोल करके कि किसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगर तुम्हें नहीं पता किसे कहते हैं तो मैं अभी जिंदा हूं, मैं बताता हूं आपको व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सुनिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए ये एक ट्राइंगल है और सपोज मत कीजिए ये ट्राइंगल ही है। इस ट्राइंगल्स में आपको टोटल 3 साइड्स दिख रही हैं और 3 ही इसके अंदर क्या नजर आ रहे हैं? एंगल्स। इन तीनों साइडों का मेजरमेंट करना, इनके एंगल्स को मेजर करना, बस इसी चीज को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इसे बोलते हैं देसी स्टाइल वाली डेफिनेशंस। तो चलिए, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पढ़ते हैं तो आपने अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये आपके सामने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सवाल ये आता है कि थीटा क्या है? आप बोलोगे सर थीटा क्या होता है? एंगल। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल। एंगल किसे कहते हैं पता है किसी को? चलो ये आप लोगों का होमवर्क है, पता करके आना कि एंगल किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर भी मैं भी आप लोगों को थोड़ा बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने टॉपिक की, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप लोगों के पास ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और इसके आगे एक एरो डाल दिया। मान लेते ये मेरे पास एक रे है जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? ओ से। अगर मैं इस रे को यहां से रोटेट करना स्टार्ट करूं और रोटेट करते करते यहां तक ले आऊं तो आप बोलोगे सर ये इस रे की इनिशियल पोजीशन है और ये इस रे की क्या है? फाइनल पोजीशन। आपकी रे कितने अमाउंट से रोटेट हुई, बस इसी को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? एंगल का। और इस एंगल को मैंने किससे दिखाया? थीटा से। जहां से आपकी ये रे शुरुआत हो रही है इस रे की, हम इस लाइन को या इस साइड को एक नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशियल साइड। इसे कहा जाता है इनिशियल साइड। और जहां पर ये रे आकर के रुक रही है, फाइनल जो इसकी पोजीशन है, उस जगह को हम लोग इस फाइनल पोजीशन को बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। और जहां पर ये रोटेशन स्टार्ट हुआ है, जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इस पॉइंट को एक नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एंगल्स आपको 2 लाइनों के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। जहां से शुरुआत हुई उसे बोला इनिशियल साइड और जहां पर एंडिंग हुई उसे बोला टर्मिनल साइड। और जहां ये दोनों लाइनें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आप इसे क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। आप सुनिए, अब सबसे पहली चीज एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एंगल्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे मैं यहां पर आपके सामने इस चीज को लिख रहा हूं, मैंने लिखा एंगल 2 तरह के हो सकते हैं। पहला एक होता है जिसे बोलते हैं पॉजिटिव एंगल और दूसरा हो सकता है एंगल कैसा हो? नेगेटिव। अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर एक इनिशियल साइड ड्रॉ कर दी और अब ना यहां पर इस साइड को इसको रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करते करते यहां तक लेके आ गए। और यहां पर अभी जो एंगल बना, जो देखने में आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, ये जो एंगल है ना, आप इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। इसी तरह से मान लीजिए ये मेरे पास मेरी एक इनिशियल साइड है और मैंने इसे रोटेट किया और नीचे की तरफ लेके आ गया। अब जो एंगल बनेगा जिसे आप नीचे की तरफ नाप रहे हैं, आप इसी को क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। एक्चुअल में क्या है? ध्यान से सुनिएगा।
मान लीजिए ये आपके पास एक घड़ी है और ये घड़ी की सुई है। पता है घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में घूमती है और जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसके उल्टी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो एंगल है जो घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है इसे आप बोल दीजिए कि ये कैसा एंगल है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही कैसे होते हैं? पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल है ये कैसा है? दिस इज क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंगल कैसे होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तो आप बोलेंगे ये पॉजिटिव एंगल्स हैं। और इसी तरह से अगर मैं यहां लिख देता हूं -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री तो आप इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल्स। अच्छा याद रखना नेगेटिव एंगल का मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये है आसान भाषा में कि अगर आप एंगल्स का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आप उसे पॉजिटिव लेंगे और अगर आप एंगल्स का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तब आप इसे क्या लेंगे? नेगेटिव एंगल्स लेंगे। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि एंगल्स दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात डिस्कस करता हूं। आपने अभी अभी 10th क्लास पास की, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा कि एंगल्स जो होते हैं 30 डिग्री भी होता है, 45 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है। इसके अलावा आपने और एंगल्स भी देखे होंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब एक सवाल आता है, क्या एंगल सिर्फ यहीं तक होते हैं? मैंने कहा नहीं। अगर यहां तक नहीं होते तो फिर कहां तक होते हैं? चलिए अब हम ना इन बातों को जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं, एक एक करके चीजों को ध्यान से समझिएगा। सुनिए, मान लीजिए ये मेरे पास मेरी एक इनिशियल साइड है। मैंने इस साइड को रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करते करते मैं यहां तक ले आया और मान लीजिए ये जो एंगल बना वो बन गया कितना? 30 डिग्री। इसी तरह से सपोज कर लो ये रही मेरी दूसरी एक और इनिशियल साइड। मैंने इसे उठाया, रोटेट करते करते यहां तक ले आया। अब जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बनेगा, मैंने बोला कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इसी तरह से मान लीजिए ये मेरी इनिशियल साइड है और मैंने इसे उठाया और रोटेट करते करते यहां तक ले आया। अब मैं अगर बोलूं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, तब आप बोलेंगे सर ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं इस इनिशियल साइड को रोटेट करते करते यहां तक लाऊं और यहां तक घुमा दूं तो अब आप बोलेंगे कि ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक 90, फिर 180 और फिर उसके बाद 270, तो ये वाला जो एंगल बनेगा आप उसे बोलेंगे 270 डिग्री। इस तरह से अगर मान लीजिए ये मैं कहूं कि ये मेरी इनिशियल साइड है और इसमें मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया और घुमा करके पूरा एक कंप्लीट रोटेशन घुमा दिया, तो ये पूरा एक रोटेशन, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो एंगल बनेगा आप उसे क्या बोलोगे? 360 डिग्री। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये मेरी इनिशियल साइड है, मैंने पूरे का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया और यहां पर आके रुके बिना और आगे चला गया और मान लीजिए कितना और आगे चला गया? सपोज कर लीजिए 30 डिग्री। अब मैं पूछूं कितना एंगल बनेगा, तब आप बोलोगे सर एक रोटेशन में बना 360 और फिर 30 डिग्री और आगे चले गए तो अब आपका एंगल बनेगा 360 प्लस में 30, यानी कि अब जो एंगल बनेगा दैट इज 390 डिग्री का। इसी तरह से मान लीजिए ये मेरी इनिशियल साइड है, अगर मैं रोटेट करने के बाद एक चक्कर लगाने के बाद 30 डिग्री आगे जा सकता हूं तो एक चक्कर लगाने के बाद 60 भी आगे जा सकता हूं। इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां तक एक चक्कर लगा के 60 डिग्री और आगे चला जाऊं तो अब की बार बोलूं कि अब ये एंगल कितना बनेगा, तो आप लिखेंगे 360 और फिर यहां पर 60। अब की बार जो एंगल बनेगा वो बनेगा 420 डिग्री का। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर आप लोग यहाँ पर एक रोटेशन लगाने के बाद 30 डिग्री आगे जा सकते हो, 60 जा सकते हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक और रोटेशन लगा दूं और अगर मैं एक चक्कर और लगा देता हूं तो एक और चक्कर लगाने पर 360 प्लस 360 यानी कि अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना? 720 डिग्री का। इसी तरह से अगर आप एक चक्कर लगा सकते हो तो दो चक्कर भी लगा सकते हो, तो तीन चक्कर भी लगा सकते हो। अब अगर देखा जाए तो एंगल बनेगा 360, फिर 360, फिर 360, अब की बार एंगल बनेगा 1080 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक चक्कर लगा सकते हो तो दो भी लगा सकते हो, तो तीन भी लगा सकते हो, तो चार भी लगा सकते हो, तो पांच भी लगा सकते हो। चक्कर लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, किसने मना करा? अब आप जितने चक्कर लगाते जाओगे ना एंगल्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एंगल्स की कोई एंडिंग है ही नहीं। आप जितना रोटेशन करते जाएंगे एंगल्स की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कि अगर आज के बाद से आपसे कोई बोले कि 2469580625 इतने डिग्री का एंगल पॉसिबल हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, इतना एंगल पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब
एंगल्स की कोई एंडिंग नहीं है, आप रोटेशन करते जाइए, एंगल्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास मेरी इनिशियल साइड है। अब की बार मैं इस साइड को ऊपर ना घुमाने के बजाय नीचे की ओर घुमा रहा हूं, नीचे की ओर रोटेट कर रहा हूं। इस बार जो एंगल बना वो मान लेते हैं कि बना कितना 30 डिग्री, लेकिन क्योंकि आप इसे क्लॉकवाइज नाप रहे हैं इसलिए एंगल कैसा बनेगा -30। इसी तरह से अगर ये मेरी इनिशियल साइड है और मैं इसे नीचे की ओर रोटेट कर लूं तो अब जो एंगल बनेगा ये बनेगा तो 90 डिग्री का ही, लेकिन ये 90 डिग्री प्लस के बजाय कैसा बनेगा, माइनस का। और इस तरह से अगर ये मेरी इनिशियल साइड है और मैं उल्टा रोटेशन करता हूं तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, तब आप बोलेंगे सर ये बनेगा तो 180 डिग्री, लेकिन कैसा, माइनस का। और इसी तरह से अगर मैं उल्टा पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर दूं तब जो मेरा एंगल होगा वो बनेगा 360 डिग्री, लेकिन माइनस का। और सेम कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में एक चक्कर लगा सकता हूं तो 2 भी लगा सकता हूं तो 3 भी लगा सकता हूं, और आप इसमें जितने मर्जी चक्कर लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। इसका मतलब है अभी भी एंगल्स की कोई एंडिंग है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर जो देखा, मैंने कहा कि ये क्या ये एंगल पॉसिबल है, आप बोलोगे यस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बहुत सारे रोटेशंस हुए, इसका मतलब ये एंगल प्लस में भी पॉसिबल है और ये एंगल माइनस में भी पॉसिबल है। इसका मतलब एंगल्स की कोई एंडिंग नहीं है। आप कह सकते हैं कि एंगल्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है, किसी भी वैल्यू का एंगल पॉसिबल हो सकता है। तो यहां तक तो मैंने आपके साथ एंगल्स के बारे में बात की। अब हम जरा इसके आगे की तरफ चलते हैं। हमने ये समझा कि एंगल्स की कोई एंडिंग नहीं होती। इसका मतलब एंगल +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी के बीच में किसी भी वैल्यू की हो सकते हैं, कोई भी एंगल की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। अब एक सिंपल सी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे ये बताइए कि यहां से आगरा तक का डिस्टेंस क्या है, तब आप बोलेंगे सर यहां से आगरा तक का डिस्टेंस लगभग 240 किलोमीटर के आसपास होगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे सामने जो कैमरा है इसका डिस्टेंस मुझसे कितना होगा, तो हो सकता है आप बोले सर शायद 2 से 3 मीटर के आसपास, तो ये लो 2 से 3 मीटर। मैं आपसे बोलूं मेरे इस पेन का, इस मार्कर का साइज क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है, तो हो सकता है आप बोल सकते हैं सर इसका साइज ना शायद 6 सेंटीमीटर होगा। अब आप सोचिए जरा, हर बार आप लोग ना डिस्टेंस या लंबाई ही बता रहे हैं, लेकिन कभी किलोमीटर में, कभी मीटर में और कभी किस में बता रहे हैं, सेंटीमीटर में। इसी तरीके से बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं पूछूं कि इसको क्यों बोला किलोमीटर में, क्यों बोला मीटर में, क्यों बोला सेंटीमीटर में, तब आप बोलोगे सर आपने आगरा का डिस्टेंस पूछा, आगरा तो बहुत दूर है, इतने बड़े डिस्टेंस के लिए क्या ठीक रहेगा, किलोमीटर। फिर आपने बोला कि सर कैमरा आपका जो सामने रखा हुआ वो आपके ना तो बहुत पास है और ना ही बहुत दूर है, इसका मतलब है इसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा हम किसका इस्तेमाल करें, मीटर्स का। और जब आपने बोला पेन का साइज बताओ, तो ये तो बहुत छोटा था, इसके लिए ज्यादा बेटर क्या रहेगा, सेंटीमीटर। इसलिए बड़े डिस्टेंसेस के लिए बड़ी यूनिट, छोटे डिस्टेंसेस के लिए छोटी यूनिट और बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए बहुत छोटी यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एंगल्स के बारे में, तो जब तक आपके एंगल्स छोटे थे तब तक आप उनको डिग्रीज में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको पता है कि एंगल्स की कोई एंडिंग है ही नहीं, एंगल बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। इसलिए अब हमें जरूरत पड़ेगी एक ऐसी यूनिट की जो थोड़ी बड़ी हो, और उस नई यूनिट का एक नाम होगा, उसे बोलेंगे रेडियंस। जिस तरीके से आप लोग लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हो, वजन को ग्राम, किलोग्राम में नापते हो, टाइम को घंटा, मिनट और सेकंड्स में नापते हो, ठीक इसी तरीके से एंगल्स को भी हम लोग 2 तरीके से नाप सकते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। अच्छा, इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी किताब में गिवन है। तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि एंगल्स को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला जो मेजरमेंट होता है उसे बोलते हैं डिग्री मेजर, जिसके बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यूज करते थे। और दूसरा जो एंगल की नई यूनिट आएगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियन। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदला जाता है और कैसे एंगल्स को रेडियन से डिग्री में बदला जाता है। और अब हम यहां से शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगर एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदलना है या रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो बस इसके लिए एक छोटा सा रिलेशन जिसे आपको ध्यान रखना होगा, और उसकी मदद से आप आराम से एंगल्स को डिग्री टू रेडियन बदल पाएंगे और रेडियन टू डिग्री। और वो छोटा सा रिलेशन क्या है, मैं आपके सामने यहां पर लिख रहा हूं। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी होगी कि पाई रेडियन जो है वो बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। बस
इस रिलेशन की मदद से हम ये सीख जाएंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में बदला जाता है और रेडियंस को डिग्री में बदला जाता है। चलिए अब मैं आपको ना एक एग्जांपल करके दिखाता हूं जिसकी मदद से आप ये चीजें क्लियरली समझ पाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए मुझे एक सवाल दिया गया कि ये बताइए कि 30 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, और मैंने यहां डाल दिया क्वेश्चन में मार्क और यहां रेडियंस के लिए शॉर्ट में लिख दिया RAD, दैट इज रेड। रेड का मतलब है रेडियन। अब सुनिएगा ध्यान से। हम लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई रेडियंस के। तो ऐसे में अगर मैं बोलूं 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तब आप बोलोगे सर वो बराबर होगा पाई अपॉन 180 रेडियन के। और भाई अगर आपको 1 डिग्री पता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है, तो आपको 30 डिग्री क्या, आपको जितने चाहिए उतने डिग्री आप चेंज कर सकते हो। तो मैं आपसे पूछूं 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप लिखोगे 30 इंटू में पाई अपॉन में 180 और यहां पर आ जाएगा रेडियन। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको कट करेंगे तो 6, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पाई बाई 6 एंड रेडियन। तो ये रहा हमारा आंसर कि 30 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई बाई 6 रेडियंस के। इसी तरह से एक और छोटा सा सवाल करते हैं। मान लीजिए मुझसे कहा गया कि बताइए कि 45 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है। हम यहां से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें यह पता है कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई रेडियन के, और कहा जाए 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 और यहां पर क्या आ जाएगा? रेडियन। और अगर 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, आपको कितना चाहिए? 45 डिग्री, तो आप लिखेंगे 45 डिग्री इज इक्वल टू में 45 इंटू में पाई अपॉन में 180 और यहां पर रेडियन। अच्छा मैं पूछूं 45 का डबल 90 और 90 का डबल 180, तो बोल दूं कि 45 के डबल का भी डबल कौन है? 180। इसका मतलब यहां पर लिख देते हैं 4। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि 45 डिग्री बराबर होता है किसके? पाई बाय 4 रेडियन के। तो ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा जरा। मान लीजिए मुझे ये कहा गया कि बताइए 120 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है। इससे हमें कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। अब मैंने फिर से वही लिखा एज, जैसा कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियंस के, तो फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई अपॉन में 180 और यहां पर आ जाएगा रेडियन। और अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, तो आपको 120 डिग्री पता करना है कितना है, तो आप इसे लिखेंगे 120 इंटू में पाई अपॉन में 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 और 6 को कट करेंगे तो 3 और यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 3 और यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज रेडियन। तो ये था आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम लोग ना डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? रेडियन। अब एक सिंपल सी बात को जरा गौर से समझिएगा। आप ना हमेशा बार बार ऐसा मत लिखिए कि 180 डिग्री पाई रेडियन है तो 1 डिग्री पाई बाय 180। आप सीधा इस चीज को अगर ध्यान रखते हैं ना, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि 1 डिग्री अगर पाई बाय 180 के बराबर है, तो 120 डिग्री के लिए बस आप 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर मुझे कोई ये बोलता कि बताना जरा कि 60 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर है, तो आप इतना सब ना करने के बजाय सीधा लिख दीजिए कि 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई बाय 180 से। और इसे जब आप कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। यानी कि अब की बार से आपको जब कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप सीधा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से। और क्यों मल्टीप्लाई करें? उसका रीजन ये रहा क्योंकि 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर होता है, तो फिर 60 डिग्री के लिए आपको 60 इंटू में क्या निकालना पड़ेगा? पाई बाय 180। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एंगल्स डिग्री में दिया जाए और बोले रेडियन में निकालिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको रेडियंस में एंगल दे दिया जाए और पूछा जाए कि डिग्री में इनकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनिए ध्यान से। एक बेसिक सा सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए मुझे यह कहा गया कि बताइए कि पाई बाय 3 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है। यहां पर क्वेश्चन मार्क और ये ऊपर जो सिंबल दिख रहा है ये डिग्री के लिए है। अब आप वही चीज समझिए ध्यान से जो अभी अभी मैंने बताई थी कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और अगर पाई रेडियन 180 के बराबर है तो फिर एक रेडियन किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है। आपको कितने रेडियन चाहिए, पाई बाय 3, तो आप यहां लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू में पाई बाय 3 इंटू में 180 अपॉन में पाई, और इस पूरे पर लगा दीजिए डिग्रीज। अब यहां पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 3 से इसको कट किया तो कितना हो गया 60। अब आप बोल सकते हैं कि पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक सवाल और देखिए जरा, मान लीजिए अगर मुझसे ये कहा गया कि बताइए जरा कि पाई बाय 2 रेडियंस कितने डिग्रीज के बराबर होता है, इस तरह से। तो अब आप फिर से लिख सकते हैं एज, जैसा कि हमें ये पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो फिर एक रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और इसके ऊपर आ जाएगा डिग्रीज। और अगर एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो आपको कितने रेडियन चाहिए, पाई बाय 2 रेडियन। तो आप लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू में 180 अपॉन में पाई, और इस पूरे पर आ जाएगा डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 180 को कट करेंगे तो 90। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आ गया पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने ना रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। मैं आपको ना एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाए, सुनिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए अगर मुझसे कहा जाए कि ये बताइए कि 3 पाई बाय 4 रेडियंस कितने डिग्री के बराबर होता है, इसे कन्वर्ट कीजिए। तो फिर से वही कहानी शुरू। हम ये जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, तो फिर एक रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और इस पूरे पर आ जाएगा डिग्री। और अगर एक रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो आपको कितने रेडियन चाहिए, 3 पाई अपॉन में 4 रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 इंटू में 180 अपॉन पाई, और इस पूरे पर डिग्री डाल दीजिए। अब आप यहां पाई से पाई को क्या कर दीजिए, कैंसिल, 4 से इसे कट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 45, और 45 इंटू में 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब ये सारा तामझाम बार बार मत करना, हमेशा नहीं करना कि पाई रेडियन 180 के बराबर है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है। अब आप बेटर है सीधा ध्यान रखो कि एक रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है, तो आपको जितने भी रेडियन को डिग्री में बदलना है बस उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 180 अपॉन पाई से। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि पाई बाय 6 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में, तो आप सीधा लिख दीजिए कि ये है पाई बाय 6 रेडियन, मुझे इसे डिग्री में बदलना है, तो आप इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 180 अपॉन पाई से, और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, डिग्री। अब पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, इससे और इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 30, और इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैसे किसी एंगल को आप डिग्री से रेडियन में बदलेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरे पास मेरी एक इनिशियल साइड है और मैंने ना पूरे का पूरा यहां से एक कंप्लीट रोटेशन करना स्टार्ट किया। सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक मैंने एक चक्कर लगाया, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री का। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 180 डिग्री जो है वही बराबर होता है किसके, पाई रेडियन के। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब जो मेरा आंसर आएगा 180 इंटू 2 कितना हो गया, 360 डिग्री। और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। तो आप बोलोगे सर एक ही बात है, या तो बोल दो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, या बोल दो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सेम बात है। लेकिन अब आप समझिए, जब आप एक चक्कर लगाते हैं तब जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री का, ये डिग्री में है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक चक्कर लगाने पर रेडियन में कितना एंगल बनता है, तब आप क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन। अच्छा, अगर एक चक्कर लगाने पर 2 पाई रेडियन एंगल बना तो 2 चक्कर लगाने पर कितना बनेगा, 4 पाई।
3 चक्कर लगाने पर कितना बनेगा 6 पाई। इसका मतलब अगर आप लोगों को ये पता है कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई एंगल बनता है तो आप जितने मर्जी रोटेशन लगाइए और उस पूरे रोटेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये पता लग जाएगा कि रेडियंस में कितना एंगल वहां पर बनेगा। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, सपोज कर लो मेरे पास यहां पर एक इनिशियल साइड थी, मैंने यहां से ना एक चक्कर लगाया, उसके बाद दूसरा चक्कर लगाया, उसके बाद तीसरा चक्कर लगाया और इस तरीके से 3 रोटेशंस होने की वजह से 360, उसके बाद 360, फिर उसके बाद 360, जो मेरा आंसर आया, एंगल आया, वो आया 1080 डिग्री। और मैंने ना यही सवाल बना दिया आपके लिए कि बताइए कि 1080 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होगा, हमें ये पता करना। अब मैं वही कहानी शुरू करता हूं। हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है किसके, पाई रेडियन के। तो फिर 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन में 180, एंड दिस इज रेडियन के। और अगर 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है तो आपको चाहिए 1080 डिग्री, तो आप इसे लिखेंगे 1080 इंटू में पाई अपॉन में 180, 0 से 0 कैंसिल, इसे कट कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से इसको कट करेंगे तो 6, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 पाई रेडियन। तो आप कह सकते हैं कि 1080 डिग्री ये बराबर है किसके, 6 पाई रेडियन के। और आप वैसे ओरली अगर देखो तो आप बोलोगे सर एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है, 2 पाई। एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाए तो 4 पाई, और 3 चक्कर लगाए तो 6 पाई। इसलिए मेरा आंसर यहां पर कितना आ रहा है, 6 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियंस में ना एंगल्स को पढ़ना समझना थोड़ा इजी पड़ जाता है। वरना आप सोचिए जो एंगल आपको डिग्री में 1080 नजर आ रहा था वो आपको रेडियन में सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, 6 पाई। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को यह समझा दिया कि किस तरह से एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदला जाता है और रेडियन से डिग्री में बदला जाता है। इसके ना कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं बट वो बहुत ही कम है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस ना घर पर एनसीईआरटी से कर सकते हैं। वो ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 या 2। और अब आप देखिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सबसे पहले जो नई एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर 48 पर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला सवाल है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, इसका थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। सेकंड मत करना, मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, मैं अगली क्लास में उसे पढ़ाऊंगा, तब आप उसे कीजिएगा। इसी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी नहीं पढ़ाया, वो भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक तो ये आप लोगों का होमवर्क है जिसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसे आप नोट कर लीजिए और उसे एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये रहे वो क्वेश्चंस। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। यहां पर आपका क्वेश्चन है, डिग्रीज में एंगल है और उनका आंसर ये रहा रेडियन में। इसी तरह से दूसरा सवाल है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। तो ये आपके पास रेडियन में एंगल है और ये है उसका आंसर, मतलब 5 पाई/12 रेडियन। जब आप डिग्री में निकालेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 75। और इस तरीके से ये भी रेडियन और ये किस में, डिग्रीज में। तो आप अगर चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अब वक्त है आप लोगों से विदा लेने का। तो आज की क्लास में मैंने शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री की और मैंने आपको यह समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है, बड़ी देसी लैंग्वेज में बताया। और फिर मैंने ये बताया कि एंगल्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एंगल्स की शुरुआत जिस साइड से होती है उसे बोलते हैं इनिशियल साइड और जहां पर एंडिंग करते हैं उसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। फिर मैंने बताया एंगल्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव एंगल्स वो होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज नापे जाएंगे और नेगेटिव एंगल्स वो हैं जिन्हें आप कैसे नापेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया कि एंगल्स को नापने की 2 यूनिट्स हैं जो हमें 11th क्लास में पढ़नी थी, एक था रेडियन और दूसरा था डिग्री। और मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे डिग्री को रेडियन में बदला जाएगा और रेडियंस को डिग्री में बदला जाएगा। और इसके लिए बस एक छोटा सा रिलेशन यूज किया और वो था कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियंस के।
मैंने जो आपको सवाल कराए आप एक बार उसको रिपीट कीजिएगा, उसको रिवाइज करना और फिर जो आपको होमवर्क दिया है उससे ज़रूर कंप्लीट करना। अगली क्लास में मैं इसके आगे के टॉपिक को फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात फिर बता दूं, मैं ये जो क्लासेस आपकी ले रहा हूँ, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ज़्यादातर उन बच्चों को फोकस में करके पढ़ा रहा हूँ जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, जो ये चाहते हैं कि हमें मैथ्स में बस उतना बता दीजिए जिससे हम सवाल कर पाएँ, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस हो जाए हमसे, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाना। या फिर वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम शॉर्ट में सारी चीज़ों को कवर अप कर लें, बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे, इस वजह से ये जो लेक्चर्स होंगे ना, इनको कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। और हम लोग ना, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, चीज़ें छूट जाएंगी। एनसीईआरटी में पूरी की पूरी कवर करूंगा और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, उन सवालों को करेंगे जो हमारे पुराने साल के पेपर में आ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि शायद पेपर में आ सकते हैं, उन सभी की भी प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एक बार और रिवाइज करना, पढ़ना और एक बार क्वेश्चंस को जरूर करके देखना। बाकी करते हैं फिर अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।